Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of basic traumatology. बेसिक ट्रॉमेटोलॉजी के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन वो तकरीबन 2 से लेकर 3 महीने पहले अपलोड की थी और आपको भूल भी चुका होगा कि कोई वीडियोस अपलोड थी भी या नहीं। तो बेसिक ट्रॉमेटोलॉजी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। ट्रॉमेटोलॉजी के अंदर आपने पूरा स्केच वगैरह को जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज को, ब्रूज क्या होता है जिसको कंट्यूजन भी बोलते हैं, और एब्रियन क्या होता है, ठीक है, इनकी एज वगैरह इंपॉर्टेंट डिफरेंस वगैरह पढ़ लिए थे, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देख ली थी। तो अगर आपने सबसे पहले वो वीडियोस देख लेनी है, पार्ट 1 पार्ट 2 यूट्यूब पे लिखना है आपने रिवीजन ऑफ ट्रॉमेटोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2, इसके आगे ग्रेस जरूर लिखिएगा तभी आपको वीडियो मिल पाएगी। इस वीडियो के अंदर हम लैसिरेशन से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहली बात है कि लैसिरेशन क्या है। लैसिरेशन एक मैकेनिकल इंजरी की फॉर्म होती है, जिस तरह ब्रूज और ब्रूज था, कंटिजन था, एब्रियन था, तो ये भी मैकेनिकल इंजरी का टाइप होता है। लेकिन इसके अंदर जो फोर्स होगी वो हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से अप्लाई होगी, ठीक हो गया। हार्ड और ब्लंट फोर्स होती है। ब्लंट आपको बताया था, ब्लंट और शार्प में आपको फर्क बताया था कि ब्लंट के अंदर जो एजेस होते हैं वो रिलेटिवली शार्प नहीं होते, ठीक है, रफ नहीं होते, ठीक हो गया, स्मूथ एजेस होते हैं, ओके। तो शार्प ब्लंट फोर्स अप्लाई होती है और उसके अंदर आपको टिश्यू की थोड़ी बहुत क्या देखने को मिले, स्प्लिटिंग या टेयरिंग देखने को मिले। तो आपने लैसिरेशन के अंदर क्या कीवर्ड्स को नोट करना है, मैकेनिकल इंजरी, दूसरा कीवर्ड क्या होगा, हार्ड और ब्लंट फोर्स और इम्पैक्ट है, तीसरा टिश्यू की स्प्लिटिंग या लैसिरेशन। लैसिरेशन की तकरीबन यहाँ पे 5 टाइप्स लिखी हुई है, लेकिन एनआरए के अंदर हमने 3 टाइप्स को पढ़ा था और एनआरए की भी हमने रिवीजन वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये सारी वीडियो आपको फोरेंसिक मेडिसिन वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। लैसिरेशन को 5 के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। पहली है सेपरेट लैसिरेशन, दूसरा ओवर स्ट्रेच लैसिरेशन, तीसरा ग्राइंडिंग लैसिरेशन है, चौथा टियर्स लैसिरेशन है, पांचवा कट लैसिरेशन है, ठीक हो गया। और अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट है, और इसकी वजह से जो मैकेनिकल इंजरी होगी और इस मैकेनिकल इंजरी के अंदर टिश्यू की टेयरिंग या स्प्लिटिंग हो, तो इन फिनोमिना को या इन कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाने के बाद लैसिरेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब जो लैसिरेशन की 5 टाइप्स होती है, स्प्लिट है, ओवर स्ट्रेच है, ग्राइंडिंग है, टियर्स लैसिरेशन और कट लैसिरेशन होती है। अब इनके यहाँ पर कुछ हम इनके डिफरेंस वगैरह को देख लेते हैं। स्प्लिट लैसिरेशन है, पहले स्प्लिट लैसिरेशन का कॉज क्या होता है। इसके अंदर क्या होगा कि स्किन और टिश्यू की कंप्रेशन होगी और वो कंप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा सडन होगी। वन सेकेंड फोर्स जो अप्लाई करने वाला फैक्टर होगा वो ब्लंट और हार्ड होगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर किसी भी टिश्यू की सडन कंप्रेशन होती है तो उसको बोलते हैं स्प्लिट लैसिरेशन। और ओवर स्ट्रेच में क्या होगा कि अगर फिक्स स्किन की ओवर स्ट्रेचिंग होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई रगड़ खाते हुए जाता है और फुल ओवर स्ट्रेचिंग होती है फिक्स्ड स्किन की और इसकी वजह से स्किन रप्चर हो जाती है, ओपन वुंड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ओवर स्ट्रेच लैसिरेशन, ठीक है। इसके बाद ग्राइंडिंग लैसिरेशन होती है। इसमें यह होगा कि स्किन जो हमारे टिश्यू को इतना ज़्यादा ग्राइंड करेगी कि जो स्किन होती है वो डीप टिश्यू से डिटैच हो जाएगी और स्किन पूरी यहाँ से जो सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया से डिटैच हो जाएगी। इन शॉर्ट आपको डी ग्लविंग देखने को मिलती है, पूरी की पूरी स्किन ही उतरेगी। उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर स्किन रप्चर हो जाती है, ओपन वुंड क्रिएट होता है। इसके अंदर स्किन में भी शायद इंटैक्ट रहे लेकिन वो कंप्रेस हो जाती है, ठीक है, उसके टिश्यू भी कंप्रेस हो जाती है, ओके। टेयर लैसिरेशन के अंदर क्या होगा, स्किन और टिश्यू का टेयर देखने को मिलेगा, लेकिन ये लोकलाइज्ड इंपैक्ट वगैरह के ऊपर देखने को मिलता होता है। और लास्ट है कट लैसिरेशन, ठीक है। वैसे सब चीज़ें तो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, लेकिन आपने की वर्ड को नोट करना है। अब इसके अंदर हैवी शार्प एज वेपन होता है, उसके अंदर डीप और वाइड कट देखने को मिलता है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में अगर देखो ना, तो इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो ये है जो वेपन है, ठीक है, जो वेपन यूज़ किया जा रहा है हैवी शार्प एज है, ठीक हो गया। तो ये जो डीप वाइड कट बनाएगा और इसका लोकलाइज नहीं बल्कि बहुत सारे बॉडी टिश्यू के ऊपर या वाइड एरिया के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो उसको कट लैसिरेशन। लेकिन लोकलाइज जगह के ऊपर टेयर लैसिरेशन होता है। ग्राइंडिंग के अंदर क्या होगा, टिश्यू को इस तरह से आपने कंप्रेस करना है कि यहाँ पर इस केस के अंदर स्किन इंटैक्ट होती है, लेकिन इस केस के अंदर डीग्लविंग हो जाएगी और इसके अंदर स्किन अटैच तो होती है लेकिन वो ज़्यादा रप्चर हो जाती है, ठीक है, ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, ठीक हो गया, ओके। अब इनके कुछ अपेयरेंस है और कुछ इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी है, लेकिन आप एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर एग्जांपल समझ आ जाएगी तो हमें डेफिनेशन वगैरह भी समझ आ जाएगी, अपेयरेंस भी समझ आ जाते हैं। स्प्लिट लैसिरेशन की एग्जांपल क्या है, ठीक है, कि जो स्प्लिट लैसिरेशन है उन बॉडी पार्ट्स के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक हो गया, जहाँ पर जो स्किन होती है वो अंडरलाइंग बोन से रिलेटिवली अटैच होती है। दरमियान में स्किन और बोन के दरमियान कोई टिश्यू ज़्यादा नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्काल्प है, फोरहेड की स्किन है, चिन है, तो इन जगह के ऊपर स्प्लिट लैसिरेशन देखने को मिलता है। ओवर स्ट्रेच लैसिरेशन के अगर इंडस्ट्री एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर कोई बंदा गाड़ी से गिर जाता है, घिसटते हुए जाता है रोड के ऊपर, तो उसकी स्किन छिल जाती है। शुरू में तो एब्रियन होता है लेकिन वो एब्रियन सीवियर होके
ओवर स्ट्रेच लैसिरेशन बन जाता है। इसके बाद है ग्राइंडिंग लैसिरेशन। ग्राइंडिंग लैसिरेशन में क्या होगा कि किसी के टांग के ऊपर या हाथ के ऊपर पूरा का पूरा गाड़ी गुजर गई, कुचल दिया उसने, ठीक है, ओके। अब टीयर लैसिरेशन में क्या होगा कि अगर जो कार का डोर हैंडल है, ठीक है, कार डोर हैंडल या कोई ब्रोकन ग्लास बोतल यानी कि शीशे की बोतल टूटी पड़ी है, उनसे अगर चोट लगती है, टीयर लगता है, ठीक है, ओके, या कार डोर के अंदर कोई हाथ वगैरह फंस गया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इंजरी होती है वो टीयर लैसिरेशन होती है, जो लोकलाइज्ड होती है। लास्ट क्या है, कट लैसिरेशन, जिसके अंदर एक्स का कट है, कुल्हाड़े से या चॉपर से कट जो लगाया जाता है, जो वाइट एरिया को अफेक्ट करता है, ठीक हो गया, तो इसको बोलते हैं हम कट लैसिरेशन, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो आप, इसकी जनरल फीचर्स क्या होते हैं लैसिरेशन के, तो आपको क्या देखने को मिलते हैं, इसके जो मार्जिन्स होते हैं, इसके जो किनारे होते हैं वो ब्रूस्ड होते हैं, इसके एजेस इरेगुलर होते हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो इंसाइज्ड वुंड आएगा, ठीक है, तो इससे आपने डिफरेंशिएट करना होगा इन्हीं पॉइंट्स की बेस पर, मार्जिन्स की बेस पर, एजेस की बेस पर, टिश्यूज़ की बेस पर। यहाँ पे कुछ जो टिश्यूज़ और नर्व ब्रिजेस के तौर पे काम आती है, जिस तरह आपने इसको रिजेंबल करना है एक मॉडल से कि एक मार्जिन है, ठीक है, इसके मार्जिन है, ये इसके एजेस है, ठीक है, और इसके दरमियान टिश्यू, वेसल्स, नर्व्स ये क्रश हो जाती है, ठीक है, तो ये लैसिरेशन आ जाएगा। अब एज ऑफ लैसिरेशन क्या होती है, जिस तरह आपने एज ऑफ ब्रूज पढ़ा था, एज ऑफ एब्रियन पढ़ा था, अब इस तरह एज ऑफ लैसिरेशन भी होती है। फ्रेश क्या होगा, फ्रेश लैसिरेशन की निशानी होगी कि वो ब्लीडिंग होगा या नया नया ताज़ा ताज़ा फ्रेश क्लॉट बना होगा। उसके मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा रेड होती है, स्वालन होता है, टेंडर होते हैं, हाथ लगाने के बाद पेन होता है। 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर मार्जिन्स स्वेल होना शुरू हो जाती है, रेड हो जाती है, और उनको कवर करने वाला ड्राइड ब्लड क्लॉट आ जाता है। 3 से लेकर 5 दिन के दरमियान मार्जिन आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे, उनको कवर करने वाला ड्राइड क्रस्ट होता है, ठीक है, कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की। 6 से लेकर 7 दिन तक जो क्रस्ट या स्कैब, जिसको उर्दू में पपड़ी वगैरह बोलते हैं, ठीक है, तो वो गिर जाती है और सॉफ्ट रेडिश जो ग्रैनुलेशन टिश्यू वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। कुछ हफ्तों के बाद स्कार वाइट होना शुरू हो जाता है और वो पेनलेस हो जाता है। तो ठीक हो गया, ये जब लैसिरेटेड वो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस जगह के ऊपर मैंने SCQ लिखा हुआ है ये पास्ट में आ चुका है, तो आप इस चीज़ को नोट करना कि जो टाइप्स ऑफ लैसिरेशन एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को नहीं बता रहा, पेरेंट्स को नहीं बता रहा, क्योंकि तकरीबन ये आपको कन्फ्यूज़ कर दे कि ब्रियोस के अंदर भी कुछ चीज़ें कॉमन मिलेगी आपको, ब्रियन के अंदर भी कॉमन होती है, कुछ चीज़ें इनमें से भी कॉमन मिल जाएगी। डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप डेफिनेशन को और एग्जाम्पल को नोट करना बस, ठीक है। और एक SCQ क्लासिफिकेशन का वैसे पहले से बता चुका हूँ। अब एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम लैसिरेटेड वुंड में क्या फ़र्क होगा, आपको मैंने पहले से चीज़ बताई हुई है कि कोई भी अगर इंजरी होती है, आप एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम, आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट किस तरह से करना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है तो उसको ठीक करने के लिए या उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसको रिकवर करने के लिए इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चलते हैं। तो जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते हैं वो किसके अंदर एब्सेंट होते हैं, वो पोस्टमार्टम के अंदर एब्सेंट होते हैं। अब वो कौन कौन से इन्फ्लेमेटरी या लिविंग रिएक्शन या टिश्यू रिएक्शन होते हैं, पहला कि जो ब्लड की एक्स्ट्रावाइजेशन होती है वो एंटीमार्टम लैसिरेशन के अंदर देखने को मिलती है। कोआगुलेशन ये भी प्रेजेंट होगी, एंजाइम की एक्टिविटी ये भी ज़्यादा होगी, इन्फेक्शन होने के चांसेस में भी ज़्यादा होती है और हीलिंग के चांसेस भी इसमें ज़्यादा होते हैं। सब चीज़ें एब्सेंट होती है पोस्टमार्टम लैसिरेशन के अंदर। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी तकरीबन सिमिलर होती है ब्रूज और एब्रियन से। अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पर आ जाओ, इस टॉपिक की तरफ आ जाओ कि जो पहला है, इट इंडिकेट नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर किसी को लैसिरेशन हो गया तो उसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे हमें पता चल सकता है कि ऑब्जेक्ट की नेचर क्या है जिसने इंजरी क्या करवाई है। अब ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट ब्रूज के अंदर भी है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कॉजिंग द इंजरी, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर भी है। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये भी यहाँ पर मिल जाता है ब्रूज के अंदर। पहला पॉइंट ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एब्रियन, तो एब्रियन के अंदर, सॉरी, एब्रियन में भी ये पॉइंट है, ब्रूज में भी ये पॉइंट है, इट इंडिकेट नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कॉजिंग इंजरी और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। अगला पॉइंट क्या होगा, इट इंडिकेट्स नेचर एंड एज ऑफ इंजरी। जो नेचर ऑफ एंड एज ऑफ इंजरी है, तकरीबन ये वाला पॉइंट भी यहाँ से मिल जाएगा। तकरीबन ये वाले सारे पॉइंट्स उठाए हुए हैं। डिफरेंशिएशन बिटवीन एंटीमार्टम पोस्टमार्टम, ये पॉइंट्स यहाँ पर है। और लास्ट जो करेक्टर है, टाइम एंड मैनर ऑफ इंजरी, ये भी एब्रियन जैसा है। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से तैयार कर लो, इसी के पॉइंट्स आप ब्रूज के अंदर डाल दो, इसी के पॉइंट्स आप लैसिरेशन के अंदर डाल दो, तो आपकी कहानी चल जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं इंसाइज वुंड, जिसको आम ज़बान में स्लैश, स्लाइस या कट वगैरह कहते हैं। ये भी मैकेनिकल इंजरी है, लेकिन आपने कीवर्ड नोट करना है। उसके अंदर क्या होगा, जो फोर्स अप्लाई होती है वो ब्लंट से अप्लाई नहीं होगी, बल्कि शार्प कटिंग होगी। मिसाल के तौर पर अगर ये मैं मारता हूँ, ये इसका कोई एजिस नहीं है, कोई शार्पनेस नहीं है, तो ये स्मूथ सी है, स्मूथ, तो ये ब्लंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ से हमला करता हूँ, इसके पॉइंटेड एजेस है, शार्प है, ठीक है, पॉइंटेड एंड है, यहाँ से हमला करता हूँ, तो ये हादसा इंसाइज वुंड कहलाएगा, ठीक हो गया। तो शार्प कटिंग फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है, और इसमें टिश्यू की ऑर्डरली सोल्यूशन या डिसोल्यूशन लिखना चाहिए था। अब इंसाइज वुंड ऑन द बेसिस ऑफ द मैनर ऑफ एप्लीकेशन की होमिसाइडल भी हो सकता है, सुसाइडल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, या डिफेंस के तौर पे भी आ सकता है। एग्जाम में MCQ ये आ सकता है कि जो डिफेंस वुंड होते हैं, डिफेंस इंसाइज वुंड होते हैं, वो किस जगह पे देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा,
ओके, अब फोकस हो चुका है। तो डिफेंस वुंड कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? ये जब क्रिएट होके जब कोई बंदा अपना दफा कर रहा होगा, फोर आर्म पाम्स के ऊपर या चेस्ट के फ्रंट के ऊपर। एक्सीडेंटल क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर कोई अगर बुचर कसाई है तो उसके हाथों के ऊपर एक्सीडेंटल वगैरह हो सकते हैं। होमिसाइडल किस जगह पर कि जहाँ पर आपको कत्ल करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, किसी के खोपड़े में मार दो या उसकी गर्दन के ऊपर किल कर दो। ट्रंक के ऊपर वैसे बहुत ही कम मारते हैं, नोज के ऊपर भी कर लेते हैं कत्ल करने के लिए। जेनिटल वैसे ये साइड्स कॉमन है, लेकिन अगर हमने किसी को मारना होता है कुल्हाड़ी वैसे जान से मारना है तो वो हेड का यूज़ करते हैं। सुसाइडल के अंदर केस क्या होता है? सुसाइडल के अंदर फेटल वुंड्स, हेजिटेशन कट्स, अनइंटेंशनल कट्स और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और फैब्रिकेटेड वुंड्स होते हैं। इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और फैब्रिकेटेड वुंड होती है, ठीक है। दूसरा हेजिटेशन कट्स होती हैं, अनइंटेंशनल कट्स होते हैं, ठीक है। पहले हम अनइंटेंशनल कट्स को देख लेते हैं। अनइंटेंशनल कट्स ऐसे कट्स जिनका कोई इंटेंशन, जिसका कोई इरादा नहीं था, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई अगर सेफ्टी रेजर यूज़ कर रहा था, ठीक है, फॉर द रिमूवल ऑफ हेयर, लेकिन अगर वो डैमेज कर गया, थोड़ा सा नुकसान पहुंचा गया, इंजरी वगैरह करवा दी, तो वो इंटेंशन तो नहीं था, अपना काम कर रहा था। हेजिटेशन कट्स क्या होती है? हेजिटेशन कट्स का क्या मतलब होता है कि जब भी किसी बंदे ने सुसाइड करनी होता है तो सुसाइड से पहले वो अपना पूरा इरादा बना रहा होता है कि मैंने अपने आप को किल करना ही नहीं करना, तो हल्के फुल्के वो कट लगाता है, तो उन कट्स को हेजिटेशन कट्स बोलती है, ठीक है। हेजिटेशन का मतलब हिचकिचाहट वाले में है, अभी वो पूरा सुसाइड करने के लिए इरादा नहीं बना पाया, ठीक है। तो मल्टीपल स्मॉल सुपरफिशियल कट्स को क्या बोलते हैं हम? हेजिटेशन कट्स। और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और फैब्रिकेटेड वुंड्स के जानबूझ के अपने आप को थोड़ा जख्मी किया दूसरे पर इल्जाम लगाने के लिए, तो मल्टीपल होते हैं, पैरेलल होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, और ये एसेसिबल प्लेसेस के ऊपर होते हैं जिनको दिखाना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्ट पे होते हैं, नोज के ऊपर होते हैं, और नाइफ वगैरह रेजर से अप्लाई होते हैं, ओके। इसके ऊपर आपको टेलिंग वगैरह देखने को मिलती है। टेलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे एक जगह पर जब जैसे जख्म खत्म होता है ना, तो उस जगह के ऊपर एपिडर्मिस की क्या होती है? शेडिंग हो जाती है, ओके। और यहाँ पे क्लोथ्स नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होते, ओके। तो यहाँ पे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड और डिफेंस वाउंड इन दोनों को अंडरलाइन किया हुआ, लेकिन इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा शहबाज से, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं। अब एज ऑफ इंसाइज वुंड क्या होता है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जो चीज़ एग्जाम में आती है वो है होमिसाइडल और सुसाइडल कट थ्रोट। थ्रोट किसी ने अपना गला काट लिया, लेकिन एक ने खुदकुशी की और एक ने दूसरे को कत्ल किया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? होमिसाइडल और सुसाइडल। बार बार कह रहा हूँ, ये सवाल आ चुका है पास्ट में, तो इसको ध्यान से सुकून से आप पढ़िएगा, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम फायर आर्म से पहले पहले इसको खत्म कर लेंगे, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन होमिसाइडल और सुसाइडल कट थ्रोट, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? साइड ऑफ नेक, ठीक है, कि किस साइड के ऊपर। जो सुसाइडल होता है नॉर्मली जो राइट हैंडेड होते हैं वो लेफ्ट साइड के ऊपर अप्लाई करना पसंद करते हैं, जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो राइट साइडेड के ऊपर, अपनी फिजिबिलिटी या आसानी के लिए, ठीक है। लेकिन जो साइड ऑफ नेक होता है होमिसाइडल के अंदर वो कहीं पे भी हो सकता है, राइट या लेफ्ट, लेकिन वो बायलैटरल नॉर्मली नहीं होता। लेवल ऑफ द वुंड जो होमिसाइडल होता है वो थायराइड कार्टिलेज से नीचे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये थायराइड कार्टिलेज से ऊपर होता है। हेजिटेशन कट्स सुसाइडल के अंदर पॉजिटिव होते हैं। टेलिंग ऑफ वुंड सुसाइडल के अंदर पॉजिटिव होती है। डिफेंस कट्स होमिसाइडल के अंदर पॉजिटिव होते हैं, बचाव कर रहा होता है अपना। कैडावेरिक स्पैज्म ये किस में होता है? सुसाइडल, क्योंकि इसने यूज़ किया अपने मसल्स को किल करने के लिए मौत से पहले। इंजरी टू द कैरोटिड आर्टरी, तो ये होमिसाइडल कट थ्रोट में देखने को मिलता है, ठीक है। जो हम जिसको हम कहते हैं ना कि शरियान वाली, ठीक है, शरियान वैसे वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद लोकेशन, ठीक है। अब इसकी लोकेशन क्या होती है? आइसोलेटेड होती है, आइसोलेटेड, ठीक है। और क्लॉथ्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती, इसमें क्लॉथ्स की इन्वॉल्वमेंट, यानी जिसने अपने आप को सुसाइड करना हो तो वो अपने कपड़ों पर थोड़ी चाकू वगैरह से हमला करना चाहेगा, बल्कि वो अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा यूज़ करना पसंद करेगा। लेकिन होमिसाइडल के अंदर ज़रूरी नहीं कि कपड़ों पे हमला ना करे, वो बचाव करेगा, तो क्या पता कपड़ों पे भी कुछ ना कुछ चोट वगैरह लग सकती है, यानी कपड़े फट सकते हैं। तो क्या क्या पॉइंट है साइड ऑफ द नेक? तो साइड ऑफ द नेक में ये पोजीशन को आप नोट कर लेना। लेवल ऑफ वुंड थायराइड कार्टिलेज से नीचे होता है। हेजिटेशन कट इसमें आते हैं सुसाइडल के अंदर। टेलिंग ऑफ वुंड में सुसाइडल में आती है। डिफेंसिव कट होमिसाइडल में आती है। कैडावेरिक स्पैज्म सुसाइडल के अंदर आता है। इंजरी होता है कैरोटिड आर्टरी होमिसाइडल के अंदर आती है। लोकेशन आइसोलेटेड इसमें आती है। क्लॉथ स्किन इन्वॉल्वमेंट आपको होमिसाइडल के अंदर देखने को मिलती है। क्या मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है? मैंने आपको बार बार कहा है कि आप एब्रियन की याद कर लेना, सबके अंदर पुट कर देना। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कॉजिंग इंजरी के ऑब्जेक्ट की नेचर क्या थी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या अप्लाई होता था, नेचर ऑफ एज ऑफ इंजरी, कैरेक्टर क्या है, टाइम क्या, मैनर क्या है, किस तरह से इंजरी दी गई है, होमिसाइडल है, सुसाइडल है, एक्सीडेंटल है। इसके बाद स्टैब वुंड। स्टैब वुंड के लिए दूसरे वर्ड यूज़ होते हैं पंक्चर्ड वुंड, और इसके लिए वर्ड यूज़ होते थे स्लैश, स्लाइस, कट, ठीक है। SSC मैट्रिक को SSC बोलते हैं ना, तो स्लैश, स्लाइस, कट, ठीक है, जबकि उसको पंक्चर्ड वुंड बोलते हैं। अब ये मैकेनिकल से कहानी थोड़ी सी वैसे मैकेनिकल के अंदर डाल ही देती है इसको। तो ये पियर्सिंग वुंड होता है,
पियर्सिंग, चुभने वाला, यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होती है, लेकिन मैकेनिकल फोर्स अलोंग द एक्सिस अप्लाई होती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नैरो और पॉइंटेड होता है, ठीक है, नैरो और पॉइंटेड। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा शार्प था, शार्प ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर इस आरे को देखो, ये आरा तो लग रहा नहीं है बल्कि ये चाकू वगैरह, ठीक है, या छुरी लग रही है, इसका शार्प एज है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसका पॉइंटेड होगा, ठीक है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिस तरह अगर नाइफ को देखो, ये इसका पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, ये क्या इसका पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होता है, शार्प नहीं होता। लेकिन अगर मैं छुरी लेके आऊँ तो ये इसके शार्प है, ठीक है, शार्प एजेस। लेकिन यहाँ पे नैरो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, इससे जो इंजरी होती है, जो पंक्चर कर देती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैब वुंड बोलते हैं। आप स्टैब वुंड दो तरह के होते हैं, परफोरेटिंग और पेनिट्रेटिंग वुंड होते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों को देखो तो पेनिट्रेटिंग वुंड क्या होती है, ऐसे वुंड होती है जिनके अंदर एंट्री तो होती है लेकिन एग्जिट पॉइंट नहीं होता पेनिट्रेटिंग के अंदर। लेकिन परफोरेट, पूरा चीर देना, इसके अंदर एंट्री और एग्जिट दोनों देखने को मिलेगा, एंट्री और एग्जिट। लेकिन पेनिट्रेटिंग के अंदर कोई एग्जिट नहीं होता, एंट्री तो दोनों के अंदर होती है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होते हैं, वुंड ऑफ एंट्री और वुंड ऑफ एग्जिट। तो जो वुंड ऑफ एग्जिट होते हैं ये सिर्फ परफोरेटिंग की वजह से होते हैं, जबकि वुंड ऑफ एंट्री तमाम स्टैब वुंड की वजह से होती है, चाहे वो परफोरेटिंग हो चाहे पेनिट्रेटिंग हो। स्किन के जो रप्चर होता है वो किस में ज़्यादा होता है, अगर आप इसमें देखो स्किन का रप्चर किस में ज़्यादा होगा, तो स्किन का रप्चर ज़्यादा होता है किसके अंदर, वुंड ऑफ एंट्री के अंदर, इसके अंदर ज़्यादा स्किन का रप्चर होगा एज कम्पेयर टू वुंड ऑफ एग्जिट, क्योंकि ज़्यादा फोर्स तो वुंड ऑफ एंट्री के ऊपर लग रही है। जो वेपन यूज़ होता है वो शार्प होता है वुंड ऑफ एंट्री कराने के लिए। लेकिन अगर किसी ने एग्जिट करवाना है तो शार्प के साथ उसका एंड क्या होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टेपरिंग होना चाहिए। अगर आप इस एंड को देख रहे हो तो ये टेपरिंग नजर आएगा, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट है शेप। शेप क्या होती है, जो इसकी जो शेप होती है वो वेपन की शेप पर डिपेंडेंट होती है। लेकिन अगर परफोरेटिंग वुंड कराना है तो आपको ऐसा वेपन चाहिए जो टेपरिंग होता है, ठीक है, टेपर्ड होता है, किनारा होता है एक साइड के ऊपर। मार्जिन क्या होती है इसके, क्लियरली इन्वर्टेड मार्जिन होती है, इन्वर्टेड अंदर की तरफ गया होता है। लेकिन यहाँ पर इसके मार्जिन क्या होता है, इवर्टेड, क्योंकि यहाँ से अंदर आ रहा है वहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो इन्वर्टेड और इवर्टेड, ठीक हो गया। ब्रूजिंग क्या हो सकती है, ब्रूजिंग एंट्री के अंदर मेनली देखने को मिलती है, एग्जिट के अंदर नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है, वही तीन चीज़ें बता के थक गया कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कॉजिंग इंजरी एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, नेचर एंड एज ऑफ इंजरी इंडिकेट कैरेक्टर, टाइम एंड मैनर ऑफ द इंजरी, ठीक है। अब मैनर भी सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल होते हैं। ज़्यादा फ्रीक्वेंट कौन सा होता है, होमिसाइडल होता है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंट होता है वो एक्सीडेंटल, सुसाइडल काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। सुसाइडल के अंदर जो इंजरीज होती है वो हार्ट के अंदर एब्डोमेन के ऊपर होती है, और ज़्यादा 2 या 3 वुंड हो गए। होमिसाइडल के अंदर चेस्ट, बैक, नेक पे होती है, मल्टीपल इंजरीज होती है। एक्सीडेंटल के अंदर क्या होती है कि कोई नील्स वगैरह, कोई ग्लास ने पियर्स किया है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कितने वुंड्स अप्लाई हुए हैं। लैसिरेटेड, इंसाइज्ड और स्टैब वुंड, इन सब का फ़र्क लिखा हुआ है। लैसिरेशन के अंदर जो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट था वो ब्लंट था, लेकिन इसके अंदर शार्प एज्ड, लेकिन इसके अंदर पॉइंटेड शार्प, ठीक है। साइट क्या होती है, नॉर्मली ये बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर होता है, ये किसी भी जगह पे हो सकता है। जो स्टैप वुंड होता है ये चेस्ट के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, नेक के ऊपर अप्लाई होता है। शेप इरेगुलर होती है, इसकी शेप स्पिंडल शेप होती है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तकरीबन तो इसकी शेप आपको नज़र आ रही होगी स्पिंडल शेप, ठीक है। मार्जिन वगैरह को भी देख लो क्योंकि आगे इनके भी डिफरेंस आ रहे हैं। तो इसके मार्जिन क्या होते हैं, क्लीन कट होते हैं और इवर्टेड होते हैं। इसके मार्जिन अगर आप देखो तो इवर्टेड होते हैं, लेकिन इसके जो लैसिरेशन वाले क्या है वो इरेगुलर होते हैं। अगर आप मार्जिन को देखो, ये मार्जिन है इसके मार्जिन भी इरेगुलर देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे शायद एंगल इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन यहाँ पर अजीब सा एंगल है। तो इसके मार्जिन क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं, रेगुलर नहीं होते, ठीक है। और इसके मार्जिन भी क्लीन कट होते हैं, ठीक है, रेगुलर होते हैं इसके स्टैप वुंड के। डायमेंशन वेरिएबल होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर लेंथ डेप्थ से बढ़ जाती है, उसके अंदर डेप्थ लेंथ से बढ़ जाती है। डेप्थ का मतलब कितनी गहराई के अंदर जख्म दिया गया है। हेयर और ब्लड वेसल इसमें क्रश होते हैं, जबकि क्लीन कट होता है, लेकिन ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। हेमरेज इसमें रिलेटिवली इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन स्काल्प के अंदर चूंकि एनास्टोमोसिस काफ़ी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा हेमरेज देखने को मिलता है। प्रोफ्यूज इसमें भी, और इसमें भी वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन किस जगह पर इंजरी अप्लाई हुई है। अंडरलाइंग या सराउंडिंग ब्रूज या कॉन्टिगन होते हैं, ब्रूज और कंटियन को एक ही बोलती है, तो ब्रूज और एब्रियन, ठीक है। तो लैसिरेशन के अंदर होती है, इसमें एब्सेंट होती है, उसके अंदर ये हर चीज़ ही वेरिएबल आ जाती है। फॉरेन बॉडीज़, तो फॉरेन बॉडीज़ प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है, और इसमें हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। 1 सेकेंड, स्टैब वुंड इन दोनों के दरमियान में फंसा हुआ है। अब लास्ट जो है बेसिक ट्रामेटोलॉजी के अंदर या जनरल ट्रामेटोलॉजी के अंदर, वैसे ओवरऑल अगर बात करूँ तो वो लास्ट टॉपिक है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर वर्ड यूज़ होता है बोन के लिए। तो अगर किसी भी बोन की कंटिन्यूटी ब्रीच हो जाए, 1 सेकेंड यहाँ पे आपने फोर्स मैकेनिकल या इसके अलावा मैकेनिकल के अलावा इलेक्ट्रिकल फोर्स, थर्मल फोर्स, किसी भी टाइप की फोर्स जिसकी वजह से बोन की कंटिन्यूटी खराब हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है, तो यहाँ पर 6 क्लासिफिकेशन के बेस है। पहला है इटियोलॉजी के, कॉज किया था, ट्रोमेटिक था, पैथोलॉजिकल था, किसी डिजीज़ की वजह से या इंजरी की वजह से। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस था या अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर के पार्ट थे। स्किन रिलेटेड था, स्किन इंटैक्ट थी या
या फट गई थी स्किन, जिसको आप कंपाउंड ओपन फ्रैक्चर बोलते हो। पैटर्न क्या था, क्या इसका शेप किस तरह से थी, जैसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स होती है, स्पाइरल फ्रैक्चर्स होती है, ऑब्लिक फ्रैक्चर्स होती है, सेगमेंटल फ्रैक्चर्स होते हैं, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर्स होते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, इसके अंदर फोकल फ्रैक्चर है, क्रश फ्रैक्चर है, पेनिट्रेटिंग फ्रैक्चर है, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया उस जगह के ऊपर फ्रैक्चर हो गया, और इनडायरेक्ट के अंदर ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई किया, किसी ने घसीटा है, एंगुलेशन फोर्स अप्लाई हुई है, कोई एंगल से फोर्स लगी है, रोटेशनल फ्रैक्चर है, ज़्यादा रोटेशन की वजह से हो गया, वर्टिकल कंप्रेशन फ्रैक्चर है या एंगुलेशन कंप्रेशन फ्रैक्चर है। तो ये फ्रैक्चर की बहुत सारी क्या हो जाती है, ये क्लासिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। अगर आप ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की डायग्राम देखो तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, स्पाइरल के अंदर ओब्लिक सा नजर आएगा, ठीक है। एक बटरफ्लाई फ्रैक्चर नजर आ रहा है, बिल्कुल बटरफ्लाई विंग की तरह। कंप्रेशन फ्रैक्चर नजर आ रहा है कि अगर फोर्स कंप्रेस कर दिया है, कि एवलियन फ्रैक्चर जिसके अंदर टेंडन बोन से हट गया ज़्यादा स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और एक कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर जिसके अंदर बोन के बहुत सारे पीसेस हो गए हैं, ठीक है। और आपको स्कल की बोन नजर आ रही होगी, तो स्कल की बोन में आउटर टेबल दिमाग में डिप्लॉय और फिर इनर टेबल आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो मैकेनिज्म ऑफ स्कल फ्रैक्चर्स है, तो पहला मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द स्कल। फॉर एग्जांपल किसी ने आयरन रॉड से स्कल के ऊपर हिट किया तो क्या होगा, लोकल डिफॉर्मेशन की वजह से फ्रैक्चर हो जाएगा, और ठीक है, लोकल डिफॉर्मेशन, ठीक है, कि लोकली अप्लाई किया। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे रॉड अप्लाई किया तो यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया। दूसरा फ्रैक्चर ड्यू टू जनरल डिफॉर्मेशन, ठीक है, कि अगर यहाँ पे लिखा है कि ये ट्रैक्टर जा रहा है हेड के ऊपर, हेड को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, और कंप्रेशन की वजह से जनरलाइज डिफॉर्मेशन देखी स्कल की, और जो रिजल्टेंट फ्रैक्चर था, ठीक है, जनरल डिफॉर्मेशन की वजह से वो लैटरल साइड के ऊपर हो गया, कि बिल्कुल स्कल को कंप्रेस कर दिया उन्होंने साइड्स के ऊपर, राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो पहला क्या हो गया, डायरेक्ट एप्लीकेशन। दूसरा है इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। इनडायरेक्ट वायलेंस के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं होगी बल्कि इनडायरेक्टली अप्लाई होगी। इनडायरेक्ट के में क्या होगा कि अगर कोई गिरते हैं, बंदा बहुत ज़्यादा हाइट से गिरता होता है, ठीक है, फीट के ऊपर, बटक्स के ऊपर, तो फोर्स अप्लाई होती है। अगर फोर्स अप्लाइड होती है चिन के ऊपर तो फ्रैक्चर हो जाएगा ग्लिनॉइड फोसा का, ठीक है, ग्लिनॉइड फोसा का। और जो फोर्स होती है जो मैंडिबल के नीचे से अप्लाई हुई है, तो वो मैक्सिला से होती हुई बेस ऑफ स्कल के पास जा सकती है। बेस ऑफ स्कल में एंटीरियर क्रेनियल फोसा, वहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की फ्रैक्चर भी हो सकता है। दूसरा फोर्स अप्लाई होती है अगर फीट और बटक्स के ऊपर, ठीक है, तो इन केस के अंदर क्या होगा कि फ्रैक्चर होगा, वो स्पाइनल कॉलम से होता हुआ जाएगा किसके पास, बेजी ऑक्सीपिट के पास, जो ऑक्सीपिटल बोन का पार्ट है, बेस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन है, वहाँ पे रिंग फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। डिपेंडिंग अपॉन फोर्स आप किस तरह से गई है, चिन को फोर्स अप्लाई हुआ है या फीट या बटक्स को फोर्स अप्लाई हुई है, ओके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्कल फ्रैक्चर्स है। अब स्कल फ्रैक्चर डिपेंडिंग अपॉन स्कल के किस पार्ट पे हुई है, वॉल्ट ऑफ स्कल है या बेस ऑफ स्कल है, डिफरेंट फ्रैक्चर्स लिखे हुए हैं। मोस्ट कॉमन है लीनियर और फिशर्स। इसके अलावा जो मैंने कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक है डिप्रेस्ड और सिग्नेचर। ये किस वजह से होता है कि अगर हैवी वेपन हैमर की वजह से जो होता है। जो गटर फ्रैक्चर है इसके अंदर ओनली आउटर टेबल, ठीक है, वो होती है फ्रैक्चर, और ये टेंजेंशियल बुलेट इंजरी में देखने को मिलता है, ठीक है। जो रिंग फ्रैक्चर होता है वो फोरामिन मैग्नम के अराउंड होता है। बाकी आप फ्रैक्चर्स वगैरह को रीड कर लेना, एक मरतबा इसको देख लेना तो आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी है, आप उनकी मदद से भी इस टॉपिक को समझ सकते हो। ओके, दिल तो चाह रहा है कि फायर आर्म इंजरी को भी स्टार्ट करा दूँ। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी फायर आर्म इंजरी के ऊपर, लेकिन अब दिल नहीं भी चाह रहा क्योंकि आपने इसको कमेंट्स नहीं किए। तो अगर आप कमेंट करोगे तो फायर आर्म इंजरी के ऊपर वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इस गले के साथ वीडियो बनाना ये भी एक तरह का पता नहीं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।